गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने कल क्लास 9th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की थी। पार्ट फर्स्ट जो था वो आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत का आकार और स्थिति वाला। आप जल्दी से 1 मिनट के लिए आप जो अपना फर्स्ट चैप्टर था इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और हमने कहा था कि भारत की जो स्थिति थी वो स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की अक्षांश इसका विस्तार था, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लगाकर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक का इसका देशांतरी विस्तार था। और मैंने कहा था कि ग्लोब की स्थिति के अंदर देखा जाए तो भारत जो है वो इन डिग्री अक्षांशों के बीच में अपनी जगह बनाता है। ये कुछ बातें जो अपनी हुई थी, और इसके साथ ही साथ हम लोगों की ये भी बात हुई थी कि जो भारतीय संघ राज्य का सबसे जो दक्षिणी बिंदु था वो इंदिरा बिंदु, और जो 2004 के अंदर जब सुनामी आई उस सुनामी के अंदर वो जलमग्न हो जाता है। ये कुछ बातें जो थी वो आप लोगों को अपने पार्ट फर्स्ट के अंदर बताया, और साथ ही साथ आपको ये भी बताया इस मैप के थ्रू, जो कि आपको एक ग्लोब का जो है वो खुला हुआ हिस्सा 2D में दिखाया गया है। और इसमें ये 0 डिग्री जो कि आपको देशांतर रेखा बताई गई है, 0 डिग्री आपको ये अक्षांशीय रेखा बताई गई है, और इन अक्षांश को मानते हुए 0 डिग्री को और भारत की हम लोगों ने पूरे ग्लोब के अंदर जो है वो स्थिति की बात की कि भारत की स्थिति जो है वो ग्लोब के संदर्भ में कैसे बनती है। तो ये सारी बातें जो थी वो अपने फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर जो अपने पार्ट फर्स्ट जो था उसमें कर ली थी। आज हम बात करेंगे भारत के आकार की बात। तो भारत के जो कुल भूभाग का क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पर आपको बताया गया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ध्यान दें, भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आपको मैं कह दूं कि जब कभी भी इस एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल हमेशा जो होता है वो उनके बीच की जगह होती है। मान लीजिए ये आपके सामने एक जो है वो स्क्वायर बना हुआ है, और मैं कहूँ कि इसका 1 किलोमीटर का एरिया ये है, 1 किलोमीटर का ये भी है, 1 किलोमीटर का ये भी है, 1 किलोमीटर का ये भी है, तो उसके अंदर वाला जो क्षेत्रफल होता है उसको हम बोलते हैं 1 किलोमीटर का स्क्वायर। तो भारत जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, यानी ये भारत का जो है कुल क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको, हाँ अब ध्यान देना है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल यदि विश्व के संदर्भ में बात करेंगे तो 2.4% जो हिस्सा है वो पूरे विश्व के अंदर अपना भारत जो है वो रखता है। तो इस बात को आप नोट करें कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो विश्व के संदर्भ में कितना है, तो 2.4% है। यानी आप 100% मान के चलते हैं तो उस 100 में से 2.4% जो अपना एरिया जो है वो केवल इंडिया बनाता है। ये बात ध्यान रखनी है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो पूरे इंडिया का जो एरिया है उस इंडिया के एरिया के अंदर जो अपना राजस्थान जो है वो 10.41% जो हिस्सा है ये केवल अपना राजस्थान बनाता है। यानी कि पूरे 100 में से 10.41% जो हिस्सा है वो केवल राजस्थान का है, यानी राजस्थान का एरिया काफी ज्यादा है। आप देखें भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत का पूरे विश्व के अंदर जो 7वीं रैंक पे आता है, और पहली रैंक पे अपन बात करेंगे जो रूस है जो कि क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और वो पहले रैंक पर आता है। अपने इंडिया की जो रैंक है वो 7वीं है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ बात हो रही है भारत के स्थलीय सीमा की। आपको मैं बता दूं कि कल हमने बात की थी कि भारत जो है वो अपना पेनिनसुलर कंट्री है, यानी कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं तो इस तरीके से जो अपना इंडिया है वो आया हुआ है, यानी कि ये का जो हिस्सा है वो पूरा आपका अरब सागर का, ये हिंद महासागर का हिस्सा था, और ये आपकी बंगाल की खाड़ी थी। तो ये जो हिस्सा है आपका ये पूरी समुद्री तटीय रेखा है, ये भी समुद्र की तट रेखा बनाता है। तो यहाँ बात करनी है कि 15,200 किलोमीटर जो है वो केवल भारत की स्थलीय सीमा है, यानी कि जमीन का जो हिस्सा बनाता वो है। और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ में 7,516 किलोमीटर की ये जो है वो अपनी रेखा बनाता है। यानी इस रेखा को हम बोलेंगे समुद्रीय तट रेखा। यानी समुद्री तट रेखा कितनी बनाती है, 7,516 किलोमीटर।
और भारत की स्थलीय सीमा कितनी हुई? 15,200 किलोमीटर। तो ये दो वैल्यू आपको पता रखनी है। यदि वो समुद्री तट रेखा की बात करें या जो अपनी समुद्री सीमा की बात करें तो वो 7,516 किलोमीटर है, और यही बात यदि स्थलीय सीमा की करें तो 15,200 किलोमीटर। अब ध्यान दें, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वतमाला है। नवीनतम वलित पर्वतमाला यानी कि हिमालय। और इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में थोड़ा छोड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगा करके हिंद महासागर की ओर धीरे 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 ये नैरो होता जाता है, यानी ये संकरा होता जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर है। इसकी स्थिति मैंने कल आपको खूब बताई। और पूर्व के अंदर आपकी बंगाल की खाड़ी स्थित है। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसका अरब सागर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, और किस तरीके से जो हिस्सा है वो हिंद महासागर की ओर जाने से धीरे 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 नैरो होता जाता है, यानी संकरा होता जाता है। ये बात भी अपन लोग करने वाले हैं। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्वी और पश्चिम का जो विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। आगे वाले जो आपको मैप बताऊंगा उस मैप के अंदर हम बात करेंगे कि कितना जो विस्तार है इसका अक्षांशीय विस्तार में डिफरेंस है और कितना जो डिफरेंस है वो अपने देशांतरीय में है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, यानी कि आप एक इंडिया के सबसे पूर्वी हिस्से की बात करेंगे और एक इंडिया के सबसे पश्चिमी हिस्से की बात करेंगे तो निस्संदेह इसके टाइम के अंदर आपको अंतर दिखाई देगा। और ये जो अंतर होता है वो अंतर किस तरीके से होता है वो भी मैं बात करूंगा कि जितना देशांतरीय मान में इसमें अंतर मिलेगा उतना ही उसके अंदर टाइम में फर्क होगा। एक यहाँ पर लिखा है 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसको भारत की मानक याम्यतर रेखा कहा गया, यानी पूरे इंडिया का जहाँ से टाइम का पता लगाया जाता है। यानी अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं कि अभी जो अपने इंडिया के अंदर मान लीजिए सुबह 10 बजे का टाइम है, तो वो सुबह 10 बजे का जो टाइम है वो इसी रेखा से तय होता है पूरे भारतवर्ष के अंदर। जिस तरीके से 0 डिग्री से अपन ग्रीनविच लाइन की बात करते हैं उससे पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर टाइम जोन का पता लगता है, ठीक उसी तरीके से भारत के अंदर जो है वो इस लाइन से जो है वो पता लगता है। और ये जो इंडिया का जो टाइम जोन ये है, ये इंडिया का टाइम जोन कहीं ना कहीं सापेक्ष स्थिति में हम बात करें तो वो ग्रीनविच लाइन से लेना देना है। ग्रीनविच लाइन से कौन सी रेखा या कौन सा देश जो है वो ईस्ट में पड़ता है, कौन सी जो लाइन है वो आपके वेस्ट में पड़ता है। जितनी ज़्यादा वो ईस्ट में होगी तो वो टाइम जोन टाइम में कितना आगे चलेगा, उस साइड में होगा तो टाइम में कितना पीछे चलेगा। तो आगे आपको बताया जाएगा कि जो अपने भारत का जो ये टाइम जोन है वो 5 घंटे 30 मिनट जो है उसके सामने प्लस लिखा मिलता है, यानी वो एडवांस टाइम चलता है। तो ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। अब आप लोग ध्यान देंगे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्यतर माना गया, जो कि उत्तर प्रदेश के कौन से शहर से निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होके गुजरने वाली एक लाइन है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। जरा ध्यान दें, अक्षांश का जो प्रभाव है वो दक्षिण से हम उत्तर की ओर जाएंगे तो दिन और रात की अवधि, कौन सा दिन कितना बड़ा होगा, ये सारे जो प्रभाव है वो अक्षांश से पड़ते हैं। तो इस बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अभी आप लोगों को यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, जरा ध्यान से देखें। विश्व के जो 7 बड़े देशों की बात यहाँ पर कर रखी है, क्योंकि हम लोगों ने अभी इंडिया का जो था वो क्षेत्रफल पढ़ा और हमने पढ़ा कि पूरे विश्व के अंदर जो अपना इंडिया जो है वो 7वें नंबर की रैंक रखता है। फर्स्ट नंबर पर आने वाला जो देश है वो कौन सा है, रूस है, यानी कि रूस का क्षेत्रफल पूरे विश्व के अंदर सभी देशों में से सबसे ज्यादा है। यहाँ बात देख सकते हैं इस ग्राफ की, जो इंडिया का यहाँ का जो ग्राफ बनाया गया है, इस ग्राफ से आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 2 से ज्यादा और 4 से कम की स्थिति बताई गई है। यानी अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ये जो है वो 2.4% हिस्सा 2.4% हिस्सा जो है वो पूरे विश्व के अंदर भारत रखता है। इसी तरीके से करीबन 8% के आसपास का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया रखता है और करीबन 8.51 के आसपास ब्राजील रखता है। फिर उससे ज़्यादा चाइना रखता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा, कनाडा जो है वो करीबन
98% का हिस्सा बनाता है, और रूस जो है वो 17.909 जो है इतने प्रतिशत का जो हिस्सा है वो ये बनाने का काम करता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो अपने इंडिया की रैंक है वो 7वें नंबर पे आती है, फर्स्ट रैंक पर कौन आता है विश्व के एरिया में, इसी तरीके से सेकंड रैंक पर भी आपको पता रखना है। साथ ही साथ इंडिया का तो पता आपको रखना ही है कि पूरे विश्व के अंदर जो भारत है वो कौन सी रैंक बनाता है, ये बात हुई। और अब जरा ध्यान दें, भारत और विश्व की बात जब अपन करेंगे, भारतीय भूखंड जो कि एक एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, आप लोगों को पता होगा कि जो भारत है वो कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, एशिया का जो है वो हिस्सा, और ये एशिया के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, और हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाने का काम करता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप देशों के साथ में, और पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाने का काम करता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा का भारत जैसी नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान दें, क्योंकि भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम जो है वो इसके नाम पर ही रखा गया, क्योंकि हमको पता है कि हिंद महासागर और भारत को जो है वो हिंदुस्तान कहा गया, और हिंदुस्तान की वजह से ही और इस महासागर का जो नाम है वो उसका भी क्या रख दिया गया, हिंद महासागर नाम रख दिया गया। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर रखा है, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई। यानी सुएज नहर खुलने से पहले हम लोगों को जब यूरोप से भारत जाना होता था या भारत से यूरोप जाना होता था तो बिल्कुल आपको घूम के जो है वो जाने की जरूरत होती थी, लेकिन जब सुएज नहर खुल गई तो करीबन आपको 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई, यानी अब आप यूरोप से सीधे जो है वो भारत जा सकते हैं। तो ये स्थिति भी आपको जो है वो अपने मैप के अंदर बताई जाएगी। आगे चलते हैं अपन। आप जरा इस मैप को बिल्कुल आज ध्यान से देखना है और समझने की पूरी कोशिश करनी है आपको। मुझे आशा करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से ये मैप जो है वो दिख रहा होगा। आप कोशिश करें। चलिए, कोई बात नहीं, आप इसको मैं डबल भाग के अंदर इसको दिखाऊंगा। हाँ, ये इंडिया का हिस्सा जो है वो आप लोग देख पा रहे हैं, ये इसका ईस्ट यानी पूर्वी हिस्सा है, ये इसका पश्चिमी हिस्सा है, ये इसका नॉर्थ हिस्सा है, और जो नीचे की ओर आप बात करेंगे वो इसका साउथ का हिस्सा पड़ता है। आप जरा इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखें, 82 डिग्री 30 मिनट्स का जो हिस्सा, और ये पूर्वी है तो अपन इसके पीछे ईस्ट लिखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपको जब मेरा अपन पढ़ रहे थे उस वक्त बताया कि इससे पूरे इंडिया का जो टाइम है वो तय किया जाता है, यानी ये जो है वो बेटा भारत का मानक याम्योत्तर है, भारत का मानक याम्योत्तर है, यानी इससे इंडिया का टाइम जो है वो तय होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, भारत का मानक याम्योत्तर की वैल्यू क्या है, तो आप बताओगे 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी है, ये चीजें आप देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के पड़ोसी देश यदि आपसे पूछ रहे हैं तो ये ध्यान दें कि पाकिस्तान भारत के साथ में अपनी सीमा बनाता है, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। इससे आप ऊपर की ओर चलोगे तो आपको अफगानिस्तान नजर आएगा, ये भी अपना भारत के साथ में अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। इधर आप चलोगे तो आपको चाइना नजर आएगा, इसका मतलब चाइना भी अपने भारत के साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है। नेपाल भी भारत के साथ में सीमा बना रहा है। इधर साइड में देखोगे तो भूटान नजर आ रहा है आपको, इधर देखोगे तो आपको म्यांमार नजर आ रहा है, और यह आपका बांग्लादेश है, यानी म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, इधर आप अफगानिस्तान देख रहे हैं, इधर आप पाकिस्तान को देखोगे। ये जो सारे देश है वो भारत के साथ में क्या बना रहे हैं, अपनी स्थलीय सीमा जो है वो बना रहे हैं।
आप देख सकते हो ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर जो नजर आ रहा है ये पूरी की पूरी आपकी स्थलीय सीमा है, जबकि आप नीचे की ओर देखोगे तो आपको जो ब्लू कलर नजर आ रहा है तो ये ब्लू कलर वाला जो हिस्सा है वो आपकी समुद्री सीमा है, यानी समुद्र है। और आप जरा ध्यान से देखना इस बात को, यहाँ जो आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है इधर से चलती हुई ये लाइन आपकी कर्क रेखा है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था 23 डिग्री 30 मिनट जो कि नॉर्थ की ओर चलने वाली एक अक्षांश, उस अक्षांश को हम लोगों ने क्या कहा था, ये आपकी कर्क रेखा है। और कर्क रेखा भारत को लगभग लगभग दो समान भागों में बांटने का काम करता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई गई है। अब आप लोग जरा ध्यान दें, भारत जो है उस भारत का पूर्व से लगा करके पश्चिम तक का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर का है। इस बात को अपनी नोटबुक में नोट कर ले कि भारत जो है वो पूर्व से लगा करके पश्चिम तक का भारत का विस्तार 2933 किलोमीटर का है। और इस बात को भी नोट कर ले कि भारत का मानक याम्योत्तर क्या है, तो 82 डिग्री 30 मिनट जो ईस्ट वाला है ये भारत का मानक याम्योत्तर है, जिससे पूरे भारतवर्ष के अंदर टाइम का पता लगाया जाता है। जिस तरीके से अपन वॉच को देखते हैं तो ये सारा जो सिस्टम है वो इसी से चल रहा है। चलिए अपन मैं निचले वाला जो हिस्सा है वो आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ तक जो है वो देखेंगे। हाँ, अब जरा आपको ध्यान रखना है, अभी जो हम बात कर रहे थे कि भारत जो है उस भारत का पूर्व से लगा करके पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर, लेकिन जब भारत की बात करें कि उत्तर से लगा करके दक्षिण तक का विस्तार तो 3214 किलोमीटर, यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार ज्यादा है, किसकी तुलना में, पूर्व से पश्चिम की विस्तार से ज्यादा उत्तर से दक्षिण का विस्तार ज्यादा है। अभी जब हम पड़ोसी देशों की बात कर रहे थे तो जो ऊपर के हिस्से थे वो हमने देखे, और ये दक्षिण के अंदर जो देश है वो श्रीलंका है, और श्रीलंका बिल्कुल भारत के पास में जो है वो चिपका हुआ सा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर आपको खाड़ियाँ भी बताई जाएगी, ठीक है ना। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। तो ये जो अपना दक्षिण में पड़ने वाला देश कौन सा है, श्रीलंका है। इधर आप द्वीप की बात करेंगे, जो भारत के द्वीप हैं जिसमें आप लक्षद्वीप की बात करेंगे, और लक्षद्वीप किसका हिस्सा है, ये अरब सागर में आता है। किसमें आता है, अरब सागर का हिस्सा है। इधर आप बांग्लादेश देख रहे हो, और बांग्लादेश के नीचे जो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर ब्लू कलर का पानी ही पानी नजर आ रहा है, ये आपकी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। और इस बंगाल की खाड़ी के अंदर आप बहुत सारे यहाँ पर द्वीप नजर आपको आ रहे हैं। ये छोटे छोटे द्वीप जो है ये सारे द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो एक लंबी श्रृंखला आपको नजर आ रही है। बट आप इस बात का एक बार और ध्यान से सुन ले, एक बर्ड्स होता है जिसको हम बोलते हैं द्वीप, एक होता है वो होता है प्राय द्वीप। द्वीप एक वह स्थलीय भाग होता है, मान लीजिए मैं एक आपको स्थलीय भाग ये बनाया, तो ये क्या होता है, एक स्थलीय भाग होता है। द्वीप क्या होता है, एक स्थलीय भाग होता है, और वो स्थलीय भाग चारों ओर से, यानी मान लीजिए इस द्वीप के चारों ओर आपका क्या है, पानी। जब किसी स्थलीय भाग के चारों ओर पूरा पानी ही पानी होता है तो इस अंदर वाला जो ये आपका भूखंड है, इस वाले भूखंड को आप लोग क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है कि तीनों ओर से ही कोई स्थलीय भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है, चारों ओर से नहीं होता है, तो ऐसे भूखंड को हम बोलते हैं प्राय द्वीप। जिस तरीके से भारत अपना एक प्राय द्वीपीय देश है, एक पेनिनसुलर कंट्री है। आप जिस तरीके से मैंने कल आपको अक्षांशीय वैल्यू बताई, यानी भारत जो है वो अपनी मुख्य भूमि से, जो आप देखोगे यहाँ से, तो 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ से शुरू होता है। फिर आप जैसे जैसे ऊपर अक्षांशीय वैल्यू को आप प्लस करते चलोगे तो ये वैल्यू आपको आगे तक चलती दिखाई देगी। यानी इस तरीके की जो आपकी ये लाइनें खींची गई है, ये सारी लाइनें आपकी कौन सी लाइन है बेटा, अक्षांशीय रेखा है। इस बात को भी ध्यान दें, क्योंकि बार बार आपको अपने मैप के अंदर ये दिखाई देगी इस तरीके की लाइनें। और ये भी कहा था कि ये सारी आपकी अक्षांशीय, देशांतरीय, ये सारी लाइनें इमेजनरी लाइन है, वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं। और आपको इस तरीके की जो लाइनें दिखाई दे रही है, ये लाइनें जो आपको इस मैप के अंदर नजर आ रही है, ये सारी लाइनें जो आपकी है वो देशांतरीय रेखा है। और ये वाली देशांतरीय रेखा, कई बार इससे प्रश्न पूछा गया,
मानक याम्योत्तर रेखा जो भारत का कौन सा है, तो ये भारत का मानक याम्योत्तर, मैंने यहाँ भी पहले भी लिखा था 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये पूर्वी जो लाइन है अपने देशांतरी लाइन, ये आपकी भारत की मानक याम्योत्तर लाइन है। अब मूल रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप पड़ते हैं अपने भारत के, तो वो है आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूरा ग्रुप है। आप यहाँ से जगा करके यहाँ तक देख सकते हो। इस साइड में आप जाके देखोगे यानी पश्चिम की साइड में, तो आपको अरब सागर के अंदर इसके लक्षद्वीप आपको नजर आएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके भारत के जो निचले वाला हिस्सा जो दक्षिण की ओर जाओगे तो आपको हिंद महासागर नजर आएगा। ये थे आपके सारे मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं। और ये भी आपको पता रखना है, कल आप इनका डिफरेंस निकाल के आओगे कि भारत जो है वो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार और आप उत्तर से लगा करके दक्षिण तक का जो विस्तार है, इनके बीच का कितना अंतर है, तो ये दो वैल्यू आप देख सकते हो। ईस्ट से वेस्ट की ओर वैल्यू जो है वो कितने किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। और वही वैल्यू यदि अपन बात करें पूर्व अपने उत्तर से दक्षिण की, तो 3214 किलोमीटर है। तो ये जो अंतर है वो इतना ज़्यादा, कहने का मतलब अपने उत्तर से लगा करके दक्षिण तक का भारत जो है वो ज़्यादा फैला हुआ है, किसकी तुलना में, पूर्व से पश्चिम की तुलना में। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, अब अपन बात करेंगे आगे। ये सारे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपको पता रखना है। और अभी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप डायरेक्शन के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दिशा के बारे में आप जब भी कभी बात करते हो, यह दिशा सूचक यंत्र आपको यहाँ पर बनाया हुआ दिखाई देता है, यानी आप लोग जो है वो इस वाले डायरेक्शन को हमेशा नॉर्थ मान के चलेंगे, नीचे की ओर जो है आप साउथ मान के चलोगे, इस साइड के अंदर आप जो है वो ईस्ट मान के चलोगे, इस साइड के अंदर आपको पश्चिम दिशा वेस्ट मान के आपको चलना है। तो ये था अपना भारत का मैप, और इस भारत के मैप से संबंधित आपके क्वेश्चन थे। अब अपन लोग आगे चल रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो आपको भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग जो है वो बताया गया है। और इस मैप के अंदर आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि किस तरीके से अपने इंडिया के अंदर जो एयरलाइन है, मान लीजिए यहाँ पर आप मुंबई के अंदर बैठे हुए हो, तो मुंबई से कोई जो सीरिया आपको जाना है, साइप्रस जाना है, या जो जिसमें भी हिस्सा जो होता है, वो सारे के सारे ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग बनाए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि ये चेन्नई का हिस्सा है जिसको अपन मद्रास नाम से बोलते थे, ये बंगाल की खाड़ी का हिस्सा, और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा। और बाकी जितना भी आपको यहाँ पर सारा जो ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा ब्लू कलर जो है वो आपके ओशन है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। बाकी जो आपको कलरिंग हिस्सा नज़र आ रहा है वो सारे के आपके लैंड वाला हिस्सा है, ज़मीन वाला हिस्सा है। और इस मैप के अंदर जो आपको एक डायरेक्ट जो लाइन खींची गई है वो आपके सारे वायु मार्ग को बता रहा है, जबकि आपको डॉट डॉट के द्वारा जो लाइनें बनाई गई है, यानी मान लीजिए ये जो डॉट डॉट के द्वारा लाइनें हैं, ये आपके समुद्री मार्ग को बताती है, ये आपके समुद्री मार्ग को बताने वाली लाइन्स है। आगे जरा ध्यान दें, और ये जो है वो बिल्कुल आपकी कर्क रेखा को बता रहा है, इधर वाला हिस्सा जो बिल्कुल भारत के लगभग बीच में से होकर गुजर रही है। नेक्स्ट बिंदु पे जरा ध्यान देना है आपको कि भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ संपर्क जो है वो बड़ा पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था, और उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेकों यात्री प्राचीन काल के अंदर भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। आप लोगों ने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा, और कहा जाता है कि वास्को डी गामा जो था वो भारत की खोज का श्रेय जो है वो उसको दिया जाता है, भारत की खोज का श्रेय। लेकिन मैं आपको कह दूं कि भारत की खोज का श्रेय देने से और ज़्यादा अच्छा है कि वो पुर्तगाली था जो समुद्री मार्ग से आता था, और सबसे पहली बार इसने अपने भारत आने का जो रास्ता खोजा था। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत तक आने वाला और भारत के रास्ते की खोज की, एक मार्ग की जो खोज करने वाला पुर्तगाली था सबसे पहला। तो ये था आपका कौन, वास्को डी गामा। तो खूब सारे जो यात्री पहले जो व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, वो समुद्री मार्ग से ही आते थे, और कुछ ऐसे जो थे वो स्थलीय मार्ग से होते हुए आते थे। और आज के टाइम के अंदर एयरलाइन जो है वो बहुत ही
मतलब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, तो अभी ज़्यादातर जो है वो आपके इंटरनेशनल जितना भी ट्रेड होता है वो ज़्यादातर आपकी एयरलाइन के माध्यम से होता है। तो ये कुछ मार्ग हुआ करते थे जो किस तरीके से एक देश से दूसरे देश के द्वारा जुड़ा होता था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, क्योंकि आज भी होता है, पुराने समय के अंदर भी किसी एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार किया जाता था। जितने भी अपने मान लीजिए अपने इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होने वाली जो चीज़ें हैं वो किसी भी तरीके से बाहर जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है, इंपोर्ट भी की जाती है। तो ये वस्तुओं का आदान प्रदान ये कई सदियों से चला आ रहा है, और जब वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे तो हमें निस्संदेह जरूरत पड़ेगी एक वायु मार्ग की, एक जल मार्ग की और एक स्थलीय मार्ग की। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ में एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े और व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों तक ले जाए जाते थे, यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और जो गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों के अंदर देखा गया। तो ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे देशों की जो कल्चर थी और किसी दूसरे देशों की जो ये चीज़ें जो थी वो अपने भारत के देश का प्रभाव जो है वो देखा गया। हम जानते हैं कि जिस तरीके से वेस्टर्न जितने भी देश हैं तो वेस्टर्न कल्चर का जो प्रभाव जिस तरीके से अपने यहाँ पर अपने इंडिया में दिखता है, ठीक वैसे ही कई सदियों से पहले भी आप लोगों ने वास्तुकला देखा। और आप जब मीनारों के बारे में देखेंगे, आप गुंबदों के बारे में देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे देशों का अपने भारत देश पर पड़ा एक प्रभाव है। आगे ध्यान दें, अब बात करें अपन भारत के कुछ पड़ोसी देशों की। तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है, जो कि आपको मैप के अंदर मैंने दिखाए। और आज आप लोगों को ये भी काम करना है कि एक अपना ब्लैंक मैप लेकर या फिर आप अपने स्वयं पर अपने स्तर पर एक ब्लैंक सा मैप लेंगे और उस मैप के अंदर अपने इंडिया के जितने सारे स्टेट हैं उन स्टेट को आप एक बार खुद पहले मैप को देखें और उस मैप को देखकर और उसके अंदर सारे स्टेट जो है उसको आप फिल करने का प्रयास करें, ताकि आप प्रतिदिन यदि इस तरीके का प्रयास करोगे तो एक दिन आप स्वयं को ये पता चल जाएगा कि अपने इंडिया का जो मैप है उस इंडिया के मैप के अंदर कौन सा स्टेट कहाँ पर जो है वो लाई करता है। तो ये सारी बातें आप समझ जाएंगे। और इससे अगली जो क्लास है वो जो कि अपनी पार्ट 3 होगी, और उस पार्ट 3 को जो है वो अपन नेक्स्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको क्लास 10th और 9th की साइंस की क्लासेस जो होगी वो भी आपको लाइव मिलती रहेगी। और आप खूब घर पे मस्त रहे, बहुत बढ़िया पढ़ाई करें, और इस जो अपनी पश्चिमी राजस्थान के अंदर चलती तपती लू, इससे बचाव का भी आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा टाइम बाहर नहीं निकले, और मेरा भैया यही मानना रहेगा कि आप लोग सुबह 10 बजे से लगाकर शाम 6 बजे तक तो आपको कहीं नहीं निकलना है। घर में बैठ के आराम से अच्छी छाँव में बैठ के और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा को देखने के लिए। और आप इस तरीके से इस क्लासेस से जुड़े रहें ताकि घर बैठ के भी आप जो है वो अपने ही स्कूल का एक जो माहौल है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।